हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। और ये आज खत्म हो जाएगा रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक। कल पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये एक स्लाइड में पॉलिटी का ही खत्म, जो चाह रहे थे कि खत्म हो जाएगा 60 दिनों में, तो वो क्विक रिवीजन समाप्त कर देंगे 60 दिन से पहले ही, ठीक। तो अब तो फॉर्म फिलअप करने का डेट भी निकल गया है। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच फॉर्म फिलअप होगा, ठीक। और तो अब तो लग रहा है कंफर्म अब तो होगा ही, क्योंकि अब डेट निकल गया है कि नहीं। तो चलिए अपनी तैयारी मजबूत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, ठीक। चलिए चालू करते हैं। महत्वपूर्ण घटना देख लिए तो कामागाटा मारू प्रकरण, मतलब ये कांड क्या था ये जानेंगे, जो 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसका डेट अगर पूछा जाए तो 4 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार देख ले, 1909 में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था। होम रूलिंग आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था, जो पढ़ लिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र देखिए तो 1917 में आया, और मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार 1919 में आया। और ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या था ये देख लिए तो ये समुद्री जापानी जहाज था कामागाटा मारू, ठीक। वहां के निवासी हांगकांग के निवासी बाबा गुरमीत सिंह नाम रखे, बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा खरीदा गया था। और ये जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर आइलैंड कनाडा का है, जो वहां के लिए रवाना हुआ। लेकिन वहां अंग्रेजों के विरोध के कारण वहां से उसे वापस आना पड़ा। ये घटना का यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके द्वारा, तो बाबा गुरमीत सिंह। और कब, तो 4 अप्रैल 1914। और किस आइलैंड में, तो वैंकूवर द्वीप पे, ठीक, तो कनाडा में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। लखनऊ समझौता देखिए 1916 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया था। और ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, ठीक। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ड्रम दल और गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इस अधिवेशन में अब लोग अधिवेशन के कार्यक्रम देख ले तो उसमें पढ़े, रिवीजन भी किए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, और लखनऊ समझौता, और ये जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। तो यह लखनऊ समझौता से 2 घटनाक्रम याद रखेंगे। पहला कि नरम और गरम दल के का पुनः मिलन हुआ, जो 1907 में विभाजन हुआ था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पुनः समझौता हुआ। 2 चीज यहाँ याद रखेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ संक्षिप्त फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे तो इसके लिए, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए महात्मा गांधी का जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। इसके पिता का नाम देखिए तो करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई। इनके पिता पोरबंदर के वो अंकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में देखे तो 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। 13 वर्ष की आयु में भाई गांधी जी ने 1889 में देखे 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की, ठीक। और गांधी जी 1893 में देखे तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने कहा गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। तो किसका मुकदमा लड़ने, तो दादा अब्दुल्ला, यहां ध्यान रखेंगे दादा अब्दुल्ला। कब गया था यह भी पूछा जा सकता है, तो 1893 ईस्वी में गया था। गांधी जी अफ्रीका में लगभग कितने वर्षों तक रहा, पूछा जाता है भाई, मैंने भी कहीं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनाया था। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक रहे थे। वे 9 जनवरी और 1915 को दक्षिण भारत से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक।
गोपाल कृष्ण गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? तो 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना किया, ये ध्यान रखेंगे। द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक, याद रखेंगे। गांधी जी, महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक और पत्रिका देखे, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ठीक, 30 जनवरी 1948 को देखे तो नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई, 30 जनवरी 1948 ईस्वी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मतलब किस किस आश्रम की स्थापना किया था, क्या कालक्रम में क्या किए थे, वो पूछा जाता है इसलिए। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था, जिसे गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। टॉल्स्टॉय की स्थापना कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही लिखा गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ये ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट में देखे भी होंगे। निम्नलिखित में विचार कीजिए और क्रमशः कूट दिया रहता है और उसमें दिया रहेगा नटाल, क्रमशः कूट को मिलाइए, नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फर्म और इंडियन ओपिनियन पत्र। और कौन मतलब सही है लाइन में, लाइन बाय मतलब इस यहाँ डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपको इसलिए याद रहना चाहिए कि कौन पहले कौन बाद में स्थापना या लिखा गया पत्र। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी के 3 प्रारंभिक सत्याग्रह हुए। तो 1917 में देखें तो ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में अगर पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। और प्रथम असहयोग देखे तो खेरा सत्याग्रह को माना जाता है। और कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और यहां देख ले अहमदाबाद मिला हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है, ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था। तो पहले कौन हुआ था? तो खेरा आंदोलन पहले हुआ था और बाद में अहमदाबाद। तो ध्यान रखेंगे, पहले सबसे पहले देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम, वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था पहला, खेरा सत्याग्रह जो प्रथम असहयोग आंदोलन है, तीसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल जी प्रथम भूख हड़ताल, भी 1918 में हुआ था। ठीक, रॉलेट सत्याग्रह फरवरी 1919 के बारे में देखें तो ये प्रथम जन आंदोलन गांधी जी का, इससे गांधी जी को अखिल भारतीय पहचान कौन सा आंदोलन दिलाया? तो रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। सत्याग्रह की अध्यक्षता किसने की? तो गांधी जी ने। सत्याग्रह का आरंभ 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कार्य देखे तो प्रचार साहित्य का प्रकाशन हुआ, वितरण, अहिंसक कार्यों का प्रशिक्षण और सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर कराना। ठीक, और देखे तो ये प्रतिक्रिया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक, तो आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें देखिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड सम्मान लौटा दी। ठीक, यहां देखिए शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात समिति में मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सीआर दास, अब्बास तैयब जी और मोतीलाल नेहरू जयकर थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन लेने का निर्णय लिया गया। ठीक, और यहां देखिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति का गठन हुआ और समिति की सिफारिश पर क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ। ठीक, बिना वकील और बिना अपील, बिना दलील वाला कानून रॉलेट को कहा जाता है। किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था शक के आधार पर। ठीक, यह गलतफहमी के कारण विभिन्न स्थानों पर इसका स्वरूप देखे तो हिंसक हो गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। नौ अप्रैल 1919 को डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। तो इसी के बारे में बात करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था।
लेकिन जनरल ओडायर का लगा कि ये लोग विद्रोह करने का योजना बना रहा है, कुछ और का हिंसक विद्रोह करने का भावनाएं भड़काएगा। तो ये जनरल डायर ने बिना सोचे समझे निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी। किसने? तो जनरल डायर, याद रखेंगे। और हंटर आयोग का गठन हुआ, डायर को सेवा मुक्त किया गया, लेकिन ब्रिटेन के संसद ने इसे अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। यहां देखिए जालियांवाला हत्याकांड के बारे में कुछ तथ्य जो पीछे स्लाइड में तो पढ़ ही लिए, और उसमें भी कुछ रह गए हो तो वो देख लेते हैं। नहीं, सारा कवर हो गया। ठीक, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी देखे 1919 सितंबर 1919 ईस्वी में प्रमुख व्यक्ति देखे तो अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, अब्दुल बारी आदि इसी संबंधित व्यक्ति थे। ठीक, उद्देश्य क्या था? खलीफा की सर्वोच्चता पुनर्स्थापित करना, स्वराज की स्थापना करना। एक खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की में प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की में उस खलीफा के साथ अपमानजनक संधि हुआ, और वहां के खलीफा को दुनिया के मुसलमान उसे अपना भगवान गुरु मानते थे, तो उसके अपमान के वजह से इन लोगों पे धार्मिक आद हुई, तो ये लोग आंदोलन करने के लिए उतारू हुए। ठीक, ये इसका कारण था। अखिल भारतीय खिलाफत 17 अक्टूबर 1919 से नवंबर 1919 के मध्य चला। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, और खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद बैठक देखे तो जून 1920 में इलाहाबाद की बैठक में ही असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। असहयोग आंदोलन साथ में इसलिए चालू करने का महात्मा गांधी ने निर्णय लिया क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो की नीति थी, तो इसमें चाह रहे थे गांधी जी की एकता की भावना कायम किया जाए, मुस्लिमों की सहायता कर, और साथ में ये आंदोलन चलाया जाए। और यहाँ पे याद रखें कि जिन्ना ने इसका विरोध भी किया था कि धार्मिक आंदोलन में राजनीति को नहीं घुसेड़ना चाहिए, नहीं साथ में लाना चाहिए। जिन्ना ने विरोध किया था, जो बाद में बोल रहा था कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था, लेकिन ये इसका वो बोला था उस टाइम। ठीक, ये याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। ठीक, इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में प्रस्ताव लाया गया। ठीक, और यहाँ पे इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति भी मिल गई। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 अगर डेट पूछे तो, क्योंकि इसमें सबको याद रहता है, डेट नहीं याद रहता। 1 अगस्त ध्यान रखेंगे। दुर्भाग्यवश इसी दिन तिलक का निधन हो गया। दिसंबर 1920 में देखे तो नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। ध्यान रखेंगे। इस प्रस्ताव को सीआर दास ने प्रस्तुत किया था, और कलकत्ता अधिवेशन में सीआर दास ने इसका विरोध किया था। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप लोग रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े भी होंगे, तो रिवीजन वाले क्लास में तो टाइम का लिमिटेशन की वजह से अपने टाइम में ही सारा रिवीजन करेंगे। ठीक, तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए देखो तो 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक, ध्यान रखें। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। असहयोग आंदोलन के समय जब विदेशी वस्त्रों का होली जलाया दहन किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, तो किसने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और ये किस आंदोलन के समय कहा गया था? तो असहयोग आंदोलन के समय, न कि स्वदेशी आंदोलन के समय। कंफ्यूजन बनता है यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चौरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरा चोरी नामक स्थान पे हुआ था।
किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस कारण ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और स्थगित कर भी दिया। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन देखे तो मार्च 1923 में हुआ, और स्वराज ये देखे तो 1923 के विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में भी 23 में सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कब? 1923 ईस्वी में। और क्यों किया गया था? क्योंकि विधानमंडल के चुनाव में भाग लेकर अपने बात आंदोलन को जारी रखने के लिए ये किया गया था। ठीक, सीआर दास ने इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। ठीक, अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, जो पहला चरण पहले देख लिए थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में स्थापना किया गया। और किसके द्वारा? तो इससे संबंधित व्यक्ति भी देखे तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने क्रांतिकारियों ने सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की। ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड देखे, काकोरी कांड देखे तो ये 9 अगस्त कब हुआ था? तो 9 अगस्त को हुआ था, और 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। ठीक, और इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। तो ये पूछा जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925, ये ध्यान रखेंगे। और कहां पे? तो लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पे। अगर बेसिक अगर ज्यादा और फैक्ट पूछना चाहा तो 8 डाउन ट्रेन को लूटा। ठीक, और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चला गया, जिसमें देखे तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद में फांसी दिया गया। तो पूछा जाता है यहाँ पे कि किसको कहां पे फांसी दिया गया, ये पूछा जाता है। तो गोरखपुर में बिस्मिल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया फांसी। राजेंद्र लहरी को देखे तो गोंडा में दिया गया फांसी। नैनी में देखे तो रोशन लाल को, और फैजाबाद में देखे तो अशफाक उल्ला को दिया गया। ठीक, और चंद्रशेखर आजाद देखे तो ये भागने में कामयाब रहे। ठीक, ये ध्यान देंगे कि भागने में ये कामयाब रहे। ठीक, तो ये पूछा भागने में कौन कामयाब रहे? तो चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में अगर देखें तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। मतलब रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। ठीक, किसके नेतृत्व में? तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद। और यहाँ देखिए फिरोजशाह कोटला मैदान में ही मीटिंग करते समय अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया था। तो अगर पूछा जाए तो वहां पकड़ा मतलब वो घिर चुके थे चारों तरफ से, लेकिन वो जिंदा हाथ नहीं लगा था, वो खुद को अपने आप को गोली मार लिया था। ठीक, ये देखिए तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्यों में देखें तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कर्पूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। ठीक, और ये देखिए तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिलकर, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में खाली बेंचों पर बम फेंका था। मतलब उसकी कुछ मांगे थे, उस मांग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बम फेंका था, भागा नहीं था, बम फेंका था और वहां पे डट के खड़े थे।
ठीक, तो कब हुआ था ये बम फेंका था विधानमंडल में? तो 8 अप्रैल 1929 को, ये ध्यान रखेंगे, डेट याद रखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, सैंडर्स हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया। कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन से लोग थे? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे देगी। डेट याद रखेंगे, 23 मार्च 1931। ठीक, और यहां देखिए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार ली। सॉरी, अल्फ्रेड पार्क था वो, फिरोजा कोटला मैदान नहीं था, अल्फ्रेड पार्क था। ठीक, अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को गोली, स्वयं को गोली मार ली मुठभेड़ में। ठीक, अल्फ्रेड पार्क, ये ध्यान रखेंगे, न कि फिरोजा कोटला मैदान, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुआ। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती से अपने कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा चालू किया। और 24 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 24 दिनों। ये भी पूछा जाता भाई पीसीए। अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी के नासौरी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक, इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल कितने किलोमीटर पद यात्रा किया? तो 390 किलोमीटर। और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। तो कौन पत्रकार? तो वेब मिलर, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये नमक कानून को तोड़ने का ही निर्णय क्यों गांधी जी के द्वारा सभी नमक आंदोलन में लिया गया था? क्योंकि ये सबसे जुड़ा था। अगर मतलब नमक सबसे जुड़ा था, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे जुड़ा था नमक। तो इससे कोई अछूता रह ही नहीं सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले डेट 12 मार्च 1930 याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 में से जनवरी 1931 तक चला था। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। ये तो पूछा ही जाता है। और ये पूछा जाता है कि इसमें कांग्रेस शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था, ये पूछा जाता है। ये तो इंपोर्टेंट है, भाग लिया था कि नहीं लिया था। तो पहले ये देख लेते हैं कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। ठीक, और ये स्थान देखें तो सेंट लंदन में हुआ था। और ये देखिए स्थान तो सेंट जेम्स पैलेस था। सेंट जेम्स पैलेस था। ठीक, और ये डेट देखें तो 12 नवंबर का डेट था भाई। डेट पीसीएस पूछता है। और 19 जनवरी तक चला था, ध्यान रखेंगे। ठीक, और कितने लोग भाग लिए थे? तो 89 लोग भाग लिए थे। और उद्घाटन किसके द्वारा किया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देखें तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखेंगे। और हिंदू महासभा की ओर से कौन कौन सा? हिंदू महासभा की ओर देखे, थोड़ा कर लेते हैं इधर, जो आप लोग देख सके। हिंदू महासभा की तरफ से कौन गया था? तो मुझे और जायकर गया था। मुझे और जायकर, ध्यान रखेंगे। ठीक, और उदारवादी की तरफ से सप्रभु चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री गए थे। आप सुन रहे होंगे, आप सुनिए। और आप लोग के नोट्स में लिखा भी होगा। अगर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो आप नोट्स निकालिए, क्योंकि रीजन मतलब एक बार देख लीजिए। ठीक, मुस्लिम की ओर से देखें, मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां गया था। आगा खां, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना भी गया था। और सिख की तरफ से देखें तो सरदार पूर्ण सिंह। और दलित की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और देसी रियासत की तरफ से 16 प्रतिनिधि गया था। और एंग्लो इंडियन की तरफ से देखें तो केटी पाल गया था। और कांग्रेस भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखे तो ये, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मांग देख ले तो दलितों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया गया। मुस्लिमों द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग इसके द्वारा भी किया गया। और ब्रिटिश भारत के अंदर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव भारतीय रजवाड़े की तरफ से किया गया। ठीक, निष्कर्ष ये निकला प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, देखा जाए तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन होगा और केंद्र में द्वैध शासन पर ब्रिटिश सरकार की सहमति बनी, केंद्र में द्वैध शासन पर। ठीक, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखे तो ये भी सेंट इसी पैलेस में हुआ। और कब हुआ तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक, और 31 लोग भाग लिया था। ठीक, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था तो महात्मा गांधी, याद रखेंगे। ठीक, और भारतीय महिला की तरफ से इसमें देखिए तो सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। और हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय, और दलित की तरफ से तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया ही था। और भारतीय व्यवसाय की तरफ से जेडी बिरला, और मोहम्मद लीग की तरफ से मोहम्मद इकबाल और जिन्ना अली इमाम। ठीक, और ये परिणाम, और ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सका क्योंकि सांप्रदायिक गतिरोध के चलते 1 दिसंबर को गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ और कोई ठोस निर्णय नहीं निकला और गांधी जी द्वारा पुनः सविनय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। ठीक, और ये देखिए तो ये भी लंदन में हुआ था। और भारत, और देखें इसमें 461 आदमी भाग लिया था। ठीक, और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, ध्यान रखेंगे। और इसमें, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत शासन अधिनियम 1935 हेतु ठोस कार्य योजना का अंतिम प्रारूप पेश किया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, याद रख लेंगे, ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे ना। हम साथ में बता दिए और यहाँ लिखा भी है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। जो हम बोले वही सब इसमें लिखा है। ठीक, सांप्रदायिक नेता एवं पूना पैक्ट देखें तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक, अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और मुसलमान और सिख पहले से ही। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। कब तो 20 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों जिसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच, मतलब इन लोगों के सहयोग से अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाए। तो पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और कब हुआ था तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और कम्युनल अवार्ड कब आया था 16 अगस्त 1932 को, ध्यान रखेंगे। और पुनः समझौते का मसौदा किसने तैयार किया तो राघवाचारी ने तैयार किया, ध्यान रखेंगे। ठीक, पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। तो किसने हस्ताक्षर किया था तो मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेंगे। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देख ले तो 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, जिसे मास्टर दावी कहा जाता था, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा की स्थापना किया गया। चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया गया और यह स्थापना किया गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। ठीक, किसके द्वारा तो सूर्यसेन मास्टर दादा के द्वारा, ध्यान रखेंगे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। कब भारत साइमन कमीशन पहुंचा था तो 3 फरवरी 1928। इसका विरोध क्यों किया गया था क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र पर विचार करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके कारण इसका विरोध किया गया था
साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। ठीक, 22 से 24 मार्च के बीच 1940 ईस्वी में देखे तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। तो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक, और ये कब हुआ था? तो 22 या 24 मार्च से लेकर 1940 ईस्वी के में हुआ था। ठीक, युद्ध में देखे तो युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करे भारतीय, इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक, उस टाइम जापान मतलब विश्व युद्ध हो रहा, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो जहां से जापान के संग में के जो लोग थे, जापान के क्षेत्र से जो लोग लड़ रहे थे और इधर ब्रिटेन के क्षेत्र के लोग थे, तो जापान जहां जीत रहा था ना, वहां क्षेत्र को मतलब तहस नहस कर दे रहा था। तो अगर उन लोगों को ये पता चलता कि इंडिया भी मतलब इनके साथ, तो इधर का भी अगर मतलब युद्ध होता तो इधर का भी तहस नहस, इधर का भी तहस नहस होता। तो इसलिए ये दर्शाया गया कि हम इन लोगों के साथ नहीं है। ठीक, तो इस दर्शाने के लिए मतलब लोगों के द्वारा आह्वान किया गया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव, और इसके लिए दिल्ली सत्याग्रह, दिल्ली चलो आंदोलन पारित हुआ और आंदोलन चलाया गया। ठीक, और ये प्रस्ताव लाया गया लिनलिथगो द्वारा। इसमें कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा और औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा इंडिया को। युद्ध उपरांत देखें तो संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा, वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि होगी और युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन होगा, ये कहा गया। ठीक, लेकिन कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग अस्वीकृत हुआ। ठीक, ये ध्यान रखेंगे अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन दिल्ली चलो सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। और 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना, दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन याद रखे। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ध्यान रखेंगे, याद रहेगा? बोलो हाँ भाई, याद रहेगा। अब देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में, मार्च 1942 में आया था। ठीक, भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा और ये ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। ठीक, और ये देखिए ये क्यों भेजा गया था? ये गतिरोध इसलिए चल रहा था कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर फांसीवादी शक्तियां से युद्ध कर रहे थे। फांसीवादी शक्तियां में जापान, इटली और जर्मनी था। ठीक, और ये डेट देखिए कौन सा है? तो 23 मार्च में भी 23 मार्च। और ये क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रों की कमजोर स्थिति का आकलन करने, ठीक, और भारतीयों का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए ये लाया गया था। ठीक, और ये प्रावधान, इसमें ये प्रावधान किया गया कि हम युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता देंगे। ठीक, और संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करने देंगे। ठीक, और प्रतिक्रिया में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दान दलों का ने अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। ठीक, और महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक का, पोस्ट डेटेड चेक
का क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का, ठीक, याद रखेंगे ये। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसके कारण देख ली तो क्रिप्स मिशन की असफलता तो था ही, ठीक, और युद्ध के कारण उपजी महंगाई, बेरोजगारी था ही, जनमानस में उपजा असंतोष तो था ही, भारत पर जापानी आक्रमण का भय डर था ही। तो 7 अगस्त 1942 को बंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक बुलाई गई और इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था, ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक, और 9 अगस्त 1942 को सुबह सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित अन्य बड़े अधिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को, मतलब सुबह होते ही 9 अगस्त को, 8 अगस्त की रात भी थी और 9 अगस्त सुबह होते ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन का के देखें तो ये 3 जगहों पे, इस आंदोलन में देखो 3 जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। बलिया में किसके नेतृत्व में? चीतू पांडे के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। तामलुक में यहाँ की सरकार को जनजातीय सरकार के नाम से जाना जाता है और दिसंबर 1942 से 1944 तक चला। यहाँ की किसान विधवा मतंगिनी हजारे ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। तो बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? तो मतंगिनी हजारे को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 17 में सबसे लंबे समय तक सरकार चली, समानांतर सरकार, और किसके नेतृत्व में? इसके नेता के कौन थे? तो वाई वी चौहान थे, ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहां देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के जीवन कारी लुई फिशर उनके साथ थे, जो अमेरिकी पत्रकार थे। वेब मिलर सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दांडी मार्च के समय, और लुई फिशर देखे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय था, ठीक। और इनका प्रसार और देख ले तो वर्धा में प्रसार था, वर्धा प्रस्ताव, वर्धा की तरफ भी इसका विस्तार था, ठीक। और ये देखिए जातीय सरकार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जातीय सरकार किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई थी? किसके नेतृत्व? ये देखिए तो सतीश सामंत के नेतृत्व में, याद रख लेंगे, सतीश सावंत, ठीक, सतीश सामंत, ध्यान रख लेंगे, ठीक। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ और गांधी जी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी। ये थोड़ा स्लाइड आगे आ गया, इसे पीछे रहना चाहिए था, है कि नहीं? और ये अगर ये पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आदि गांधी इरविन समझौता पूछा जा सकता है ना, बताओ आप लोग भाई, कि गांधी इरविन समझौता अगर पूछा जाए कि किसके प्रयास से गांधी जी राजी हुए थे गांधी इरविन समझौता करने के लिए, बताओ भाई, किसके प्रयास से? बताएंगे किसके प्रयास से? सरोजिनी नायडू के प्रयास से, ठीक। ये देखिए गांधी आजाद हिंद फौज के बारे में देखें तो ये मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी एवं आजाद हिंद फौज का गठन किया। किसके द्वारा? तो मोहन सिंह के द्वारा, याद रखेंगे, मोहन सिंह के द्वारा। कब? तो मार्च 1942, ठीक। और इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी किसे माना जाता है? तो प्रीतम सिंह और फूजीवारा को
माना जाता है, ठीक। और इसकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया। और प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह को प्रथम सेनापति बनाया गया, ठीक। और सर्वप्रथम विचार भी मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, ध्यान रखेंगे, सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कब आजाद हिंद फौज आया? तो 4 जुलाई 1943 में। और किसके द्वारा दिया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस का, और यहां देखें एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943, डेट याद रखें, 21 अक्टूबर, ठीक, 1943, ठीक। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कमाल तो संभाल कर आजाद हिंद सरकार एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना और मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था। ये ध्यान रखें, 21 अक्टूबर 1943, ये डेट पूछा जाता है। और अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार को स्वराज और शहीद द्वीप के नाम से पुकारा। अंडमान निकोबार को स्वराज और शहीद द्वीप के नाम से पुकारा। अंडमान निकोबार भारत का जो द्वीप है उसे स्वराज और शहीद के नाम से जाना। तो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ठीक। तो इसे स्वराज का और निकोबार को शहीद द्वीप का, ठीक, ध्यान रखेंगे, शहीद द्वीप का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने का त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी के प्रेरणा से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ? तो 1921 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे। इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1939 ईस्वी में किया और इसके त्याग पत्र देकर फोर्ट ब्लॉक का गठन किया 1939 ईस्वी में। जर्मन की जनता ने इन्हें नेताजी कहा। तो कहां के नेताजी ने इसे नेताजी का पुकारा? तो जर्मन की जनता ने इन्हें। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया और महात्मा गांधी ने इसे देशभक्तों का देशभक्त कहा। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को, ध्यान रखेंगे किसने क्या कहा। और यहां देख लेते हैं कि अब वेवेल योजना जून 1945 में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार भारत के संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए भेजा। और इसका उद्देश्य था क्या? 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना गया, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया? तो परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये सब प्रावधान लाए गए थे। गवर्नर शासित क्षेत्रों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने पर विचार किया जाएगा और योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला का आयोजन किया गया, ठीक। शिमला आयोजन कब हुआ? तो 25 जून 1945। 25 जून 1945, ध्यान रखेंगे, 25 जून 1945, ठीक। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लिया और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से। और लीग ने कार्यकारिणी परिषद के सांप्रदायिक विशेषाधिकार की मांग की और किसी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध
प्राप्त वीटो शक्ति के कारण सम्मेलन असफल रहा। और ये इसके कारण ये असफल इसका कारण ये भी था कि मुस्लिम चाह रहे थे कि हम मुसलमानों का एक अकेला प्रतिनिधित्व करें, ठीक। तो इसका गतिरोध हुआ और सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ये असफल रहा शिमला समझौता, ठीक। कैबिनेट मिशन देख ले, तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को, और गठन क्लेमेंट एटली के द्वारा किया गया था, ठीक। और सदस्य देखे तो पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष के रूप में, एलेक्जेंडर और क्रिप्सफोर्ड भी था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, ठीक। और इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु देखे, भारत विभाजन का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, विभाजन का प्रस्ताव रद्द, ठीक। विभाजन, ठीक, विभाजन सॉरी यार, सॉरी, विभाजन नहीं, ठीक, विभाजन रद्द, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, ठीक। संविधान निर्मात्री सभा के गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का गठन होगा, ठीक। प्रांतों को 3 भागों में विभक्त किया जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और शेष भारत, ठीक। संघीय विषयों के अलावा सही विषय और अवशिष्ट विषय की शक्तियां प्रांतों में निहित की जाएगी, और प्रांतों में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में होगा, ये भी कहा गया, ठीक। अब संविधान सभा का और यहां देख लेते हैं कि ये मुस्लिम और निर्णय इस पे क्या आया, इस पे निर्णय क्या आया, निर्णय क्या आया? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, ठीक। क्योंकि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, और कांग्रेस के द्वारा अनिवार्य सामूहिकरण के सिद्धांत पर आपत्ति के साथ की वजह से इसे कांग्रेस के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं मतलब समर्थन नहीं दिया इसके विषय में, ठीक। तो दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा का चुनाव देखे तो वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। कब? तो लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे 1936 में। और जुलाई 1946 में आप लोग बताएंगे कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव आयोजित किए गए। परिणाम तो कांग्रेस 208 सीट पर, मुस्लिम लीग 43 सीट पर और स्वतंत्र उम्मीदवार 15 सीट पर चुनाव लड़े। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, ठीक। जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया, ठीक। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, और लीग की इसी कार्रवाई के भयानक रक्तपात इसी कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ। तो महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा किया। कहा? तो नोआखाली में, ध्यान रखेंगे, ठीक। और लड़कर पाकिस्तान का नारा दिया गया जिन्ना के द्वारा, ठीक। माउंटबेटन ने कहा कि गांधी यहाँ पे ही गांधी के द्वारा गांधी के लिए माउंटबेटन के द्वारा कहा गया कि गांधी एक वन मैन है,
गांधी एक वन मैन है। ठीक, किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? तो माउंटबेटन के द्वारा। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन देखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। ठीक, और देखें तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, ये भी ध्यान रखिए। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुआ। 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 इसमें हुआ, जिसमें लीग ने बहिष्कार किया। कब हुआ था प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946। और मंत्रिमंडल देख लिया अंतरिम सरकार की, तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद विदेश मामला की देखरेख कर रहे थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले देख रहे थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मामले देख रहे थे। ठीक, और चुंदगिरी गर वाणिज्यिक मंत्री का पद संभाल रहे थे। और भाभा देखे तो CH भाभा देखे तो कारखाना एवं बंदरगाह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। अब्दुल रब नस्तर देखे तो ये संचार मंत्री के रूप में पदभार संभाल रहे थे। गजनफर अली खान देखे तो स्वास्थ्य मंत्री, अरुण आसफ अली रेलवे मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के प्रथम आचार्य कौन थे? तो JB कृपलानी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि इटली की घोषणा कब आया था? तो 20 फरवरी 1947 को आया था। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने घोषणा किया कि जून 1948 की 3 जून, डेट याद रखेंगे, 3 जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया। ठीक, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया और इसका 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बन के आए। ठीक, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाया, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जा सकता तो 34वें, ठीक, माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन के आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। अब लग रहा है देश आजाद हो जाएगा, है ना? लग रहा है ना? और माउंटबेटन योजना का उद्देश्य ये था कि भारत को अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाए और प्लान बाल्कन नीति लाया गया था। विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण नेहरू की प्रक्रिया पर विभिन्न प्रांतों बाल्कन प्लान क्या था माउंटबेटन का? तो देखें तो विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करना, तो ये नेहरू की प्रतिक्रिया पर त्याग कर दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इस योजना में क्या क्या प्रमुख बिंदु पर बात किया गया ये देख ले। तो स्वतंत्रता के समय सीमा 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया। भारतीय विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक, और देखिए तो प्रांतीय विधायिकाएं भारत और पाकिस्तान में भी किसी एक को चुनने की हेतु बात है प्रांतीय विधायिका। ठीक, और सिंध और बलूचिस्तान निर्णय लेने के लिए हेतु स्वतंत्र है कि किस में मिलेंगे। पंजाब और बंगाल के लिए दोहरा निर्णय था। पंजाब और बंगाल के लिए दोहरा निर्णय था, ध्यान रखेंगे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में जन्म संग्रह कराया गया। यहाँ जन्म संग्रह कहां कराया गया? तो असम के सिलट क्षेत्र में, ठीक, जन्म संग्रह कराया गया। और 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिली और 18 जुलाई 1947 को 1947 में क्राउन की स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई
1947 को क्राउन की स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो गया। ठीक, देश को आजाद करा लिए। ठीक, ये अधिनियम देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखें तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया 4 जुलाई को, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली जो बताएं। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता मिली। ठीक, और ये पुस्तकें हैं जो पूछा जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं इसके लेखक भी। तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिक्स, गुरु, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के द्वारा, इनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष के द्वारा। बापू माय मदर किसके द्वारा लिखा गया था? मनु बहन गांधी के द्वारा। आनंद मठ दुर्गेश नंदनी किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रस और केसरी और मराठा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक। दी माइन हुई डिवाइन इंडिया, डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा? तो जकारिया के द्वारा लिखा गया। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर किसके द्वारा लिखा गया? तो दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया। फ्रीडम एट मिडनाइट किसके द्वारा लिखा गया? तो लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखा गया। ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। द स्टोरी ऑफ माई और अनहैप्पी इंडिया डिपोर्टेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे। द ग्रेट रिविलियन किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोक मेहता के द्वारा। तहजीब उल अखलक किसके द्वारा? सैयद अहमद खां के द्वारा। स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? तो हयूज टोये के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखेंगे। ठीक, ये देखिए टूवर्ड्स स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन सजेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया। मैं अनेश्वरवादी क्यों हूं एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड किसके द्वारा लिखा गया? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। और द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे किसके द्वारा? तो भगवती चंद्र वोरा के द्वारा लिखा गया। और अनाइलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ठीक, इंडिया अनरेस्ट किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और द इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यहां देखिए टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण और इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अवर इंडियन मुसलमान किसके द्वारा? तो W हंटर के द्वारा लिखा गया। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखा गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। द इंडियन वर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? तो B.D. सावरकर के द्वारा। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज किसके द्वारा लिखा गया? तो S.B. चौधरी के द्वारा लिखा गया। अवध इन रिवोल्ट किसके द्वारा? तो रुद्राग्यु मुखर्जी के द्वारा। द सिपोल इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा? तो R.C. मजूमदार के द्वारा लिखा गया। ठीक, द लाइफ, यहां देखिए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया? तो लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? तो मोतीलाल घोष के द्वारा। बंगाली समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और गिल्म पैसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। द ब्रोकन रिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। कैप्टिव लेडी किसके द्वारा लिखा गया? तो माइकेल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया। टेररिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो दिलीप मुखर्जी के द्वारा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया? तो बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया। मदर इंडिया कैथरीन मयो के द्वारा लिखा गया। ठीक, तो आज अपना मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन समाप्त हुआ। तो आशा करें आप लोग को अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो
कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत, तब तो नोटिफिकेशन आएगा आपको। ठीक, तो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए, धन्यवाद, कल मिलते हैं। ठीक।